तो रेडॉक्स रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हमने पिछली क्लास में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, हमने जो लाइफ चेंजिंग लॉ था हमारा, हमने वो देखा था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और उसमें हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखे थे कि कैसे बिना बैलेंस करे हम सिर्फ इक्विवेलेंट्स को क्या इक्वेट कर सकते हैं। अगर मान लो क्या हमने देखा था ना, यहाँ पे देखो यार कहाँ गया ये ना, कि अगर एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन और रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो एक ही रिएक्शन का पार्ट है, भले ही रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो कुछ भी हो, तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम मास के टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में, मोलैरिटी के टर्म्स में, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं इस तरीके से। और जिस भी फॉर्म में गिवन और रिक्वायर्ड चीज़ हो हम उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देख लिए थे, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे अब हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें अगली चीज़ पढ़नी है। एक हमारा टाइट्रेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा एक मतलब एक हवा सा बना हुआ था। टाइट्रेशन का मैंने मतलब बताया था कि टाइट्रेशन का कुछ मतलब नहीं है। टाइट्रेट का मतलब क्या है, रिएक्ट है। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन होता है। और हमें वैसे तो टाइट्रेशन अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर तुम लोग बोलोगे कि टाइट्रेशन तो पढ़ा ही नहीं। तो टाइट्रेशन पढ़ा ही नहीं, इस वजह से टाइट्रेशन हम देख लेते हैं कि टाइट्रेशन क्या अलग से हेडिंग डालने की, वैसे अलग से हेडिंग डालने की हमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो टाइट्रेशन शुरू करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे ही बेस्ड है। उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे वाले। ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकालने वाले, थोड़े ऑर्गेनिक से इंटीग्रेट करके थोड़े कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारा है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ टिन एंड HCl या फिर आयरन एंड HCl हमारा एनिलीन में रिड्यूस हो जाता है। अब हमारा मान लो नाइट्रोबेंजीन का हमसे इक्विवेलेंट मास पूछा जाए, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। ठीक है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मेनली हमें एन फैक्टर निकालना है, मोलर मास तो हम निकाल ही लेंगे, तो एन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि इधर से इधर जो है ये इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का ही चेंज हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो नाइट्रोजन का क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, इस वाले बॉन्ड की वजह से क्या ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर +2 आएगा, बोलो। ठीक है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्योंकि ईच सिंगल बॉन्ड की वजह से -1 +1 आता है, तो डबल बॉन्ड है तो -2 +2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब आप खोलोगे तो कैसे खोलोगे, आप इनऑर्गेनिक की नॉलेज से हम बोल सकते हैं कि ये कैसे खोलोगे, इस पे +1 आए, इस पे प्लस आएगा नाइट्रोजन पे, और इस पे माइनस। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लिखोगे तो इस पे प्लस लिखोगे, इस पे माइनस लिखोगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, -1 आएगा इस बॉन्ड की वजह से, और इसके ऊपर क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, और क्या, ये कार्बन और नाइट्रोजन, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसमें कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, -1 आएगा, और कार्बन के ऊपर +1। कार्बन से कोई लेना देना नहीं, इसके ऊपर +1 आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अब हम इसके देखें नाइट्रोजन की, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसमें, तो +2 -1 सॉरी +2 है और +1 है, एक तो कितना हो गया +3, और एक -1 है तो कितना हो गया +2। ठीक है, लेकिन +2 और साथ में नाइट्रोजन के ऊपर ये प्लस भी तो है, तो एक और प्लस आएगा यानी कि +3। तो -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और +2 और ये नाइट्रोजन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट की वजह से प्लस था तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितना बचेगा, +3। तो नाइट्रोजन किस में है, +3 में है। ठीक है, इधर देखो तो इधर तो आसान है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ही, तो ईच इसकी वजह से क्या, दोनों की वजह से -1 आएगा। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन में भी कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ही, तो इसकी वजह से -1 आएगा, तो -1 यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया। तो +3 से -3 में गया, चेंज कितने का हुआ, यानी कि 6 का क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। 6 का डिक्रीज हो गया मतलब 6 का डिक्रीज, और एटॉमिसिटी कितनी, 1 नाइट्रोजन की, तो यानी कि एन फैक्टर कितना आ गया इसका, इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 6 × 1 यानी कि 6 ही आ गया। ठीक है, 6 × 1 एन फैक्टर आ गया 6। तो अगर मेरे को इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है, अगर मेरे को इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कितना है, 6 है, ये आ जाएगा। मोलर मास अगर हमें निकालना होगा तो मोलर मास निकाल देना, उस फॉर्म में रख देना। कई बार ऐसे होता है कि आपको मोलर मास m मान के आंसर देना होता है, तो आप उसमें आपका ये आ गया m/6 आ गया आपका, मोलर मास बाय 6, और मोलर मास निकालना है तो मोलर मास निकाल देना, नाइट्रोबेंजीन का कोई आफत थोड़ी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
एक और करूँ, ठीक है, सपोज हमें इसमें बताओ, ठीक है, ये रिएक्शन है हमारी, ठीक है, ये कहाँ देखते हैं हम, फोटोसिंथेसिस में देखते हैं हम ये रिएक्शन, ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है CO2 का और इक्विवेलेंट मास निकालना है जो ग्लूकोज का है, ठीक है। तो हम इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर देख लें कि ये +4 में, और इसमें देखेंगे तो किसमें आएगा, ये कार्बन आएगा 0 में। कैसे आएगा, आपका ईच ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -2 होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, +1 होगा। हाइड्रोजन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमारा हाइड्रोजन ही। तो +1 × 12 प्लस का 12 हो गया, -2 × 6 माइनस का 12 हो गया, तो मिला के 0 हो गया, तो कार्बन पे 0 ही होगा, ठीक है। तो अगर हम CO2 का देखें एन फैक्टर, अगर हम CO2 का देखें एन फैक्टर CO2 का, तो कितना हुआ इसमें, ठीक है, आपका गया +4 से 0, मतलब कितने का चेंज, 4 का चेंज, एटॉमिसिटी कितनी 1, तो एन फैक्टर कितना आ गया 4, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एन फैक्टर निकालूँ किसका, C6H12O6 का, तो कितना 0 से 4 में, यानी कि कितने का चेंज, 4 का चेंज, एटॉमिसिटी 6, यानी कि इन फैक्टर कितना हो गया 24 हो गया। तो अगर मेरे से इनका इक्विवेलेंट मास पूछा जाए तो इक्विवेलेंट मास क्या नहीं बता पाओगे, अब इक्विवेलेंट मास इसका अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और CO2 का मोलर मास कितना 44, ठीक है, बाय 4, कितना आ गया 11 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे ही इक्विवेलेंट मास अगर पूछा जाए, इसका पूछा गया है जैसे कि ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर जो क्या है 24, ठीक है। तो इसे करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 7.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। बायो वाले बच्चों को ये रिएक्शन एकदम याद ही होनी चाहिए। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में आप क्या, आप निकालो इक्विवेलेंट मास ऑफ CO2 एंड ग्लूकोज, ठीक है, तो आपको निकालना पड़ सकता है, हो सकता है रिएक्शन ना दी हो, ठीक है। जेई में भी डायरेक्ट रिएक्शन के बिना भी पूछा जा सकता है, लेकिन चांस बहुत कम है, लेकिन नीट में रिएक्शन के बिना आ सकता है, ठीक है, आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए हमारे प्रीवियस के इक्विवेलेंट मास वगैरह के, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास के तो क्वेश्चन कर लिए, वापस आते हैं अपने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे यानी कि टाइट्रेशन पे। तो टाइट्रेशन से रिलेटेड सवाल हमें करने भी है और हम करते भी हैं, ठीक। तो टाइट्रेशन हमें, पहली बात तो टाइट्रेशन है क्या, इट इज़ नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिसका मेथड तो भले ही सेम होगा, लेकिन इसके एम अलग अलग हो सकते हैं, मतलब इसका कराने की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेथड इसका क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो किस तरीके से दिया जाता है, सपोज आपका ए एक्वस वर्सेस बी एक्वस इस तरीके से दिया होता है, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए एक्वस वर्सेस बी एक्वस। अच्छा, टाइट्रेशन क्या, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हो गया, इसको हम क्या 3 अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, और 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। प्रोसीजर तीनों जगह सेम होता है, लेकिन तीनों ही जगह हमारी जो एम होता है, जिस वजह से हम करते हैं टाइट्रेशन, वो एम अलग अलग होते जाते हैं। अच्छा, ये बात समझ आई। तो रिडॉक्स में क्या एम है, उसको उस पे आते हैं, ठीक है। रिडॉक्स में जो एम है उस पे आते हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ हमें एपरेटस यूज होते हैं, ठीक है। एपरेटस का यूज आता है, एपरेटस का यूज सबसे पहले देखा होता है हमारा कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। हम इसको कोनिकल नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो कि कोनिकल फ्लास्क कैसा दिखता है तो उसके लिए आप गूगल वगैरह कर सकते हो, लेकिन अभी हम सिंपली लिखेंगे, ठीक है। तो हम नॉर्मली बीकर टाइप बनाएंगे, लेकिन ये होता क्या है असल में, कोनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा दिखता है, देखो इस तरीके का दिखता है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क रहता है, इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानते हो, जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है, जब तक कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो पहले लिखा हुआ है वो किसमें मानते हो कि आपका ए एक्वस किसमें प्रेजेंट है, कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है, क्योंकि पहले लिखा है ना, ए वर्सेस बी में पहले क्या है, ए है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोनिकल फ्लास्क में जो पहले वाला होता है उसे मानते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये तो हो गया हमारा कोनिकल फ्लास्क,
ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं ब्यूरेट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ब्यूरेट कहते हैं। ठीक है, ब्यूरेट में एक दूसरा सोल्यूशन लेते हैं। दूसरा कौन सा बचा? जो बचा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो अलग बात है, नहीं तो पहला वाला कोनिकल फ्लास्क में, दूसरा वाला ब्यूरेट में। ठीक है, ब्यूरेट क्या होती है? यहाँ पे एक एक तो नॉब होता है हमारे इसके लास्ट में। ठीक है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा खोल खोल देते हैं और हमारा क्या, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आता रहता है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि सारा एक बार में खोल दिया निकाल लिए। ठीक है, तो ब्यूरेट में एक हमारी पूरी रीडिंग होती है, मार्किंग होती है, स्केलिंग होती है, और उसमें हमारा ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा हम इसमें डालते रहते हैं कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, एम लिखते हैं पहले तो। अब हमें समझने के लिए पहले देखो, दो चीज़ें हो गई। एक हो गई एक हमारा कोनिकल फ्लास्क जिसमें हम पहले वाली चीज़ लेंगे। ठीक है, और एक होता है ब्यूरेट। ब्यूरेट में हमारी स्केलिंग होती है, रीडिंग होती है एकदम। ठीक है, और लास्ट में नीचे नॉब होता है, उसको खोल देते हैं तो हमारा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली नॉब को हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं कि नॉब में से निकले कि ना निकले। बिल्कुल जैसे कि हमारा टैप की तरह होता है, उसी की तरह एक नॉब होता है छोटा सा। उसको हम घुमा के हम उसका निकलना और उसके निकलने की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक और हमारा एपरेटस होता है, उसको कहते हैं पिपेट। पिपेट बेसिकली दोनों साइड से एक ओपन ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें कैपिलरी के थ्रू हम इंडिकेटर भरते हैं। ठीक है, ऐसे मुंह से नहीं भरते हैं, क्योंकि मुंह से भरेंगे तो केमिकल मुंह में चले जाएगा। ठीक है, तो फिंगर रखकर सॉल्यूशन लिया जाता है उसमें। ठीक है, और उसमें तो फिंगर रखकर सॉल्यूशन लिया जाता है और उसमें कैपिलरी की वजह से वो अपने आप चढ़ जाता है उसमें। ठीक है, और क्या भरते हैं उसमें? बेसिकली पिपेट में हम क्या इंडिकेटर लेते हैं, और इंडिकेटर क्यों लेते हैं? इंडिकेटर हम कब लेते हैं? पहली बात तो टाइट्रेशन होने से पहले डाल देते हैं। किसमें? इंडिकेटर को हम पिपेट से भरेंगे। इंडिकेटर पिपेट में कोई मार्किंग वार्किंग नहीं होती है, तो बेसिकली हमने इंडिकेटर लिया पिपेट से क्योंकि कैपिलरी की वजह से वो उस पर चढ़ जाता है। ठीक है, कैपिलरी की वजह से उसमें चढ़ जाता है पिपेट में, और पिपेट से फिर हमने इंडिकेटर इस कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया। इंडिकेटर इसलिए डाला क्योंकि वो अभी समझ में आएगा, वो बताऊंगा, लेकिन इंडिकेटर हम टाइट्रेशन से पहले कोनिकल फ्लास्क में डाल देते हैं। ठीक है, और उसे लेते किससे? पिपेट से लेते हैं। उसमें पिपेट पे कोई मार्किंग वगैरह नहीं होती। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, और ये कोनिकल फ्लास्क ही क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जब हम ये ब्यूरेट से निकाल देंगे इसमें, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसे मिक्स भी करना पड़ेगा। तो मिक्स करेंगे तो हम इसे हिलाते रहेंगे, हाथ से हिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नीचे से हिलाते रहेंगे। और अगर ये कोनिकल के अलावा कुछ इस टाइप का, जैसे ग्लास टाइप का हुआ, तो क्या करेगा, जब हम इसे हिलाएंगे तो ये निकल सकता है। और अगर निकल जाएगा कुछ सोल्यूशन तो रीडिंग गलत आ जाएगी, और रीडिंग गलत आ गई तो हमारा पूरा एम फेल हो गया। इसीलिए इसकी ऊपर से ये पतला होता है, जिस वजह से कोनिकल टाइप का लेते हैं, जिस वजह से हम इसे हिलाए भी, लगातार चलाते भी रहें। ठीक है, शेक भी करते रहें इसे थोड़ा थोड़ा, तो ये सॉल्यूशन स्पिल आउट ना हो। इस वजह से हम कोनिकल लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, तो ब्यूरेट में रीडिंग हो गई। ठीक है, ब्यूरेट में रीडिंग हो गई, जिसके नीचे नॉब हो गया, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे निकालते हैं। ठीक है, और हम कोनिकल फ्लास्क हो गया, जिसमें पहले वाला भरते हैं, ब्यूरेट में दूसरे वाला भरते हैं। ठीक है, पिपेट से हम इंडिकेटर लेते हैं, इंडिकेटर इसमें डाल देते हैं बिफोर टाइट्रेशन। क्यों डालते हैं वो सब समझ आएगा। ठीक है, तो पहले तो लिखो एम। एम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ concentration of solution। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ concentration ऑफ solution प्रेजेंट इन कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, जो कोनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन प्रेजेंट है उसकी हम कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है अपॉन एडिशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट। ठीक है, और बात लिख लो, समझ में आएगी कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट वगैरह क्या होता है सब बताऊंगा।
इक्विवेलेंट ऑफ ए को हम इक्विवेलेंट ऑफ बी के इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली रेडॉक्स में एम क्या है कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा कोनिकल फ्लास्क में है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन हमारी कैसी है, अननोन है। ठीक है, और इसको पता करने के लिए हमें एक नॉन मोलैरिटी का सोल्यूशन दिया जाता है जिसको हम ब्यूरेट में भरते हैं। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, सपोज ये हमारा क्या था, NaOH था ब्यूरेट में जो भरा, और नीचे जो कोनिकल फ्लास्क में था HCl था। HCl की कंसंट्रेशन नहीं पता थी, NaOH की कंसंट्रेशन सपोज हमें पता थी। ठीक है, NaOH की मोलैरिटी हमें दे दी कि NaOH सपोज 0.1 मोलर है। ठीक है, NaOH हमारा 0.1 मोलर NaOH हमें दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि जब HCl इसमें भर दिया, HCl हमारा बेसिकली क्या है, इसमें जो हमने कोनिकल फ्लास्क में भरा है लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्यूरेट से धीरे धीरे NaOH निकालेंगे। तो NaOH HCl को निपटाना चालू करेगा, धीरे धीरे निपटाएगा, NaCl प्लस वाटर बनाएगा, NaCl प्लस वाटर बनाएगा। एक टाइम बाद क्या होगा कि पूरा का पूरा HCl खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा HCl खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जब पूरा का पूरा HCl समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो पूरा का पूरा कोनिकल फ्लास्क वाला सोल्यूशन है वो पूरा खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि कब आया। इसी पॉइंट को जानने के लिए हम क्या डालते हैं, इंडिकेटर डालते हैं। और इंडिकेटर याद है, पिपेट से भरते थे, पिपेट से भरते थे, और उसे पिपेट से भर के हम इसमें कोनिकल फ्लास्क में बिफोर टाइट्रेशन डालते थे। क्यों डालते थे, अब आई वो बात, क्योंकि इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच चेंजेस इट्स कलर अपॉन रीचिंग इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तब इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा। क्यों कलर चेंज होता है, कैसे होता है, वो बात हम उसकी थ्योरी पढ़ी जाती है आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वो वहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कलर चेंज कर लेता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे। तो जब हमने मान लो हमारा अगर हम देखिए कि एक्सपेरिमेंटल व्यू की बात करें तो एक्सपेरिमेंट में कैसा हो रहा होगा, जैसे हमने किसी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करा। ठीक है, यही HCl NaOH वाला, HCl की मोलैरिटी हमें पता करनी थी, NaOH की पता थी। ठीक है, तो हमने क्या करा, तो स्टार्टिंग में कुछ इंडिकेटर डाल दिया सोल्यूशन में, इस कोनिकल फ्लास्क में कुछ इंडिकेटर डाल दिया। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर डाल दिया तो क्या सोल्यूशन का कुछ ना कुछ कलर होगा शुरू में। ठीक है, तो सोल्यूशन का कुछ ना कुछ कलर दिख रहा होगा शुरू में। ठीक है, वो अलग अलग इंडिकेटर का अलग अलग कलर होता है शुरू में। ठीक है, जैसे यही HCl था NaOH था, HCl NaOH के अंदर यहाँ पे हमने सपोज फिनोफ्थलीन डाल दिया, फिनोफ्थलीन डाल दिया, तो वो कोई कलर नहीं दिखाता शुरू में। ठीक है, उसका शुरू में कलर कोई कुछ नहीं होता, यानी कि कलरलेस टाइप का ट्रांसपेरेंट पानी जैसा होता है। तो कलरलेस भी अपने आप में एक हमारे लिए कलर ही हो गया। ठीक है, कलरलेस है, ये भी अपने आप में एक पता लग गया ना कि कलर हो गया। ठीक है, फिर NaOH HCl को निपटाना चालू करेगा, निपटाना चालू करेगा, जब निपटा देगा, जब HCl पूरा खत्म हो गया, तो उस पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे इंडिकेटर जो फिनोफ्थलीन था वो अपना कलर चेंज कर लेगा, और इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचते ही पूरा का पूरा सोल्यूशन लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसी लाइट पिंक कलर आएगा, हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे NaOH को, NaOH तुरंत बंद कर देंगे, इसीलिए धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ता है। पता लगा आप NaOH तेजी में डाल रहे हो, पिंक कलर कब आया पता ही नहीं चला। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट पता करना है जब पिंक कलर आए, और वो एकदम से आता है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे, ग्रेडिंग नहीं होती उसकी कि धीरे धीरे आने लगता है, बहुत ही हल्का सा पिंक कलर आता है। ठीक है, तो आप इसीलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, क्योंकि NaOH धीरे धीरे HCl को निपटाता जाएगा, और जैसे ही निपटा देगा वैसे ही अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला है तो वो कलरलेस से पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम ये बात बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि पूरी रिएक्शन अब हो चुकी है, पूरी रिएक्शन हो चुकी है, तो फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो वैलिड है, केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो वैलिड है। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो जितने इक्विवेलेंट ऑफ ए होंगे लिए होंगे उतने इक्विवेलेंट ऑफ बी प्रोड्यूस होंगे, यही तो हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है। ठीक है, तो यही हमारी बात थी। ठीक, तो हमें एक की इसकी कंसंट्रेशन हमारे लिए अननोन थी, इसकी कंसंट्रेशन हमारे लिए नोन थी। ठीक है, तो अब मान लो हमने कैसे करा, अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है। सपोज हमारा NaOH था, इनिशियली ब्यूरेट 100 ml पे थी। ठीक है, NaOH में ब्यूरेट 100 ml तक भरी थी, और जब हमने जब लास्ट में जब जब हमारा पिंक कलर आया, तब जब हमने नॉब बंद करा तभी 60 ml पे थी। इनिशियली 100 ml पे थी और NaOH यहाँ तक हो गया था, 60 ml तक आ गया था, तो यानी कि कंज्यूम कितना हो गया,
40 ml कंज्यूम हो गया, तो मोलैरिटी कितनी थी 0.5, ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो गया 40 ml हो गया, तो इक्विवेलेंस ऑफ NaOH निकाल लिया ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर कर लोगे आप इसका, तो क्या इक्विवेलेंस ऑफ NaOH आ जाएगा, ठीक है, फिर इक्विवेलेंट ऑफ HCl के बराबर हो जाएगा वो, ठीक है, और इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो है फिर हमारा, क्योंकि ये तो कोनिकल फ्लास्क में तो हमने लिया है खुद, तो इसकी वॉल्यूम हमें पता होगा, ठीक है, HCl की मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, वॉल्यूम पता है, एन फैक्टर निकाल लेंगे, मोलैरिटी आ जाएगी, तो इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ HCl हमारी पता लग जाएगी, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट का पता लगना जरूरी है, तो इक्विवेलेंस इसी वजह से हम इंडिकेटर डालते हैं, और यही इसमें क्या होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इसमें जो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है जो हमारा कोनिकल फ्लास्क में, इसका कंसंट्रेशन पता करनी होती है, ब्यूरेट में देते हैं जिसका नोन होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे होते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे होते हैं, रिएक्शन हो रही होती है, जैसे ही हमारा कोनिकल फ्लास्क वाला खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारा इंडिकेटर के प्रेजेंट होने की वजह से वो कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, हम नॉब बंद कर देंगे, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो हमारी, यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया मतलब हम इस पे इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है, इसकी मोलैरिटी तो हमें निकाल ली है, इसका वॉल्यूम हमें पता है क्योंकि हमने लिया है, इसका इनफैक्टर हम रिएक्शन से देख लेंगे, NaOH का इनफैक्टर रिएक्शन से देख लेंगे, मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम देख लेंगे कि इनिशियली कितना था ब्यूरेट, और जब हमने नॉब बंद करा तब ब्यूरेट कितना था, माइनस कर लेंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, तो मोलैरिटी वॉल्यूम एन फैक्टर इसका पता लग गया, ठीक है, एन फैक्टर इसका निकाल लिया, मोलैरिटी निकालनी है, वॉल्यूम पता है क्योंकि हमने खुद लिया है बिगर में कोनिकल फ्लास्क में कितना, ठीक है, तो उससे हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कर देंगे, तो बेसिकली टाइट्रेशन कुछ नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही है, ठीक है, तो अगर मैं ये सब नहीं बताता तब भी ये क्वेश्चन हो जाते, लेकिन ये बोर्ड्स के लिए है, और बाकी जो है स्कूल में और चीज़ें भी अगर टाइट्रेशन में बताएं तो स्कूल एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है, जेई से बिल्कुल भी हमारा उसका लेना देना नहीं है, लेकिन जेई नीट जेई में जितनी चीज़ चाहिए उतनी सब बता दियो, स्कूल के लिए भी जो भी कंसेप्ट चाहिए वो सब बता दिए, बाकी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर वो याद करवाते हैं तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट इतना ही है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत थी ही नहीं, तो क्यों पढ़ा, जिससे कंसेप्ट क्लियर रहे, क्लैरिटी रहे, और आप ये ना बोलो कि मेरी कोई चीज़ छूट गई, ठीक है, तो इलस्ट्रेशन करो, अब मान लिया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लिख लेनी चाहिए क्योंकि नहीं तो एन फैक्टर में गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है, तो सीरियम 4+ है, ठीक है, सीरियम 4+ से कितने में जा रहा है पता नहीं, टाइट्रेट, ठीक है, अब मैं कुछ एक पहली बात का मतलब बता दूं, ठीक है, इससे पहले ठीक है, कोई भी डाउट आए, ठीक है, उस डाउट को पहले ही ख़त्म कर देते हैं कि आपको सिंपली टाइट्रेशन में क्या लगाना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है, ठीक है, टाइट्रेशन में आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है जो कि नोट करके चाहो तो लिख लो, क्या ध्यान रखना है कि नोट कि टाइट्रेट का क्या मतलब है, टाइट्रेट का मतलब है रिएक्ट, ठीक है, टाइट्रेशन का क्या मतलब है, रिएक्शन, ठीक है, और टाइट्रेटेड का क्या मतलब है, रिएक्टेड, आप जहां भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टाइट्रेट टाइट्रेशन टाइट्रेटेड को इस सब से रिप्लेस करो और अपना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ, सारे क्वेश्चन टाइट्रेशन के धड़ाधड़ बनेंगे, ठीक है, तो टाइट्रेशन का हवा मत पालो, ठीक है, तो अब है कीट रिक्वायर्स 40 ml सीरियम 4+ टू टाइट्रेट, टाइट्रेट नहीं रिएक्ट है, गलत लिखा है, ठीक है, रिएक्ट 20 ml 1 मोलर SN2+ टू SN4+, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ठीक है, पहले रिएक्शन लिख लो जिसकी मैंने बताई थी कि रिएक्शन लिख लो, तो सीरियम 4+ है, ये किसको SN2+ को किस में चेंज कर रहा है, SN4+ में, तो सीरियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, जब इसको क्या कर रहा है SN को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद जरूर रिड्यूस हुआ होगा, सपोज X+ में है, ठीक है, X+ में है तो हमने क्या कर लिया, जरूर रिड्यूस हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि इसने क्या करा, इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ होगा,
ठीक है, तो अब हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हम इन दोनों के इक्विवेलेंट तो क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो वही करते हैं, इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो। ठीक है, इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो। सीरियम 4+ की हमें मोलैरिटी दी है बिल्कुल, 1 मोलर है, इंटू वॉल्यूम 40 ml, ml में ही रहने दो, इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर सीरियम 4+ का क्या हो जाएगा हमारा 4 - x हो जाएगा। 4 - x तो चेंज है, x क्योंकि छोटा होगा ना, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x जरूर 4 से छोटा होगा, तो हमारा 4 - x तो चेंज हो गया। ठीक है, 4 - x तो चेंज हो गया, इंटू एटोमिसिटी 1, सीरियम की एटोमिसिटी 1, तो ये क्या हो गया हमारा एन फैक्टर हो गया। अब टिन का देखें, टिन 2+ का, तो क्या कह रहा है 120 ml और 1 मोलर SN2+ चाहिए, तो 1 मोलर इंटू 20 ml, दोनों तरफ ml में ही रखा है वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या इक्विवेलेंट की जगह मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर दिया, बस कुछ नहीं, इक्विवेलेंट की जगह मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर दिया, इंटू एन फैक्टर। SN2+ का इन फैक्टर 2 से गया 4 में, यानी कि 2 का चेंज आ गया, 2 का चेंज, इसकी एटोमिसिटी 1, यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया 2 ही हो गया, 2 × 1 या 2 ही बोल दो आप। ठीक है, यहाँ से आप x निकाल लोगे, तो x कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। तो सीरियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में +3 में। ठीक है, तो इसके लिए टाइट्रेशन वाली थ्योरी की जरूरत नहीं थी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आना चाहिए था बस। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अगला करो, ये वाला करो। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज ध्यान रखो, टाइट्रेट वर्ड को रिप्लेस करो, जो भी टाइट्रेट जैसे सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे बताया मैंने, जैसे टाइट्रेटेड है तो ये क्या है, रिएक्टेड, इसे पढ़ो। ठीक है, टाइट्रेट वर्ड को पढ़ो, रिएक्टेड करो इसे। करो फटाफट। ठीक, चलो करते हैं। देखो आपको दिया है सैंपल ऑफ Na2CO4, जब भी सैंपल या मिक्सचर जैसे वाले सवाल आप क्या कर लोगे, आप गोला बना दोगे। ठीक है, क्या दिया है आपको, Na2C2O4 दिया आपको, आपको परसेंट प्योरिटी पूछा है ना, तो आप क्या मान लोगे कि प्योर Na2C2O4 और साथ में अदर्स। ठीक है, ठीक है, अदर्स में क्या है आपकी बेसिकली इम्प्योरिटी तो है, इम्प्योरिटी। ठीक है, पूरा आपका कितना दिया है 6.7 ग्राम दिया है। ठीक है, आप मान लो इसमें से जो आपका ये है, जो आपका प्योर आपका सोडियम ऑक्जेलेट है, मान लो ये x ग्राम है, लेट लेट कर लिया कि ये x ग्राम है। ठीक है, 6.7 ग्राम में से x ग्राम हमारा प्योर सोडियम ऑक्जेलेट है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, प्योर Na2C2O4 और
इम्प्योरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप इसमें। अब क्या कह रहा है कि इतना सैंपल इज टाइट्रेटेड विथ 40 ml 0.02 मोलर KMnO4 सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। अब KMnO4 सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम हमें पता है KMnO4 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और हमारा जो सोडियम ऑक्सीलेट है उसका ऑक्सीलेट आयन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बाकी जो सोडियम हाइड्रोजन वगैरह हैं, सोडियम और पोटेशियम वगैरह हैं, हाइड्रोजन नहीं सोडियम और पोटेशियम वगैरह हैं, वो बाकी क्या है, स्पेक्टेटर हैं। इतना तो बात समझ में आती है। और एसिडिक मीडियम में Mn किस में जा रहा होगा, Mn 2+ में जा रहा होगा, और ऑक्सीलेट CO2 में जा रहा होगा। ठीक है, तो ये भी बात हमें समझ में आती है कि ये +3 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, और ये +7 से +2 में जा रहा है। बाकी पोटेशियम और हमारा सोडियम वगैरह ये सब हमारे क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ दर्शक हैं, स्पेक्टेटर हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, इनके इक्विवेलेंट्स को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। ठीक है, इनके इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, Na2C2O4 का हमने कितने माना है, प्योर का x ग्राम माना है। ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कितना होगा, 134 होगा इसका। ठीक है, इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर के इक्विवेलेंट्स होता है बिल्कुल। ठीक है, और इसका एन फैक्टर कितना है, +3 से +4 में गया, एक का चेंज, एटोमिसिटी 2, मतलब एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। ऑक्सीलेट का एन फैक्टर मैंने बताया रिडॉक्स में ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और एन फैक्टर कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, ऐसे KMnO4 का आप निकाल सकते हो। KMnO4 का आपको मोलैरिटी दिया है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उधर वॉल्यूम है नहीं, तो ml में नहीं छोड़ सकते, एक तरफ इक्विवेलेंट एक तरफ मिली इक्विवेलेंट नहीं कर सकते, दोनों तरफ मिली इक्विवेलेंट करो या दोनों तरफ इक्विवेलेंट करो, तो इसलिए लीटर में बदलना पड़ेगा, इनटू एन फैक्टर। तो ठीक है, +7 से +2 में गया, 5 का चेंज, एटोमिसिटी 1, यानी कि एन फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो x आ जाएगा हमारा, एक बार अगर हमारा x आ गया तो परसेंट प्योरिटी क्या नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। परसेंट प्योरिटी क्या होती है, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो प्योर सब्सटेंस का मास कितना है, प्योर सब्सटेंस यही तो है Na2C2O4, तो इसका x ग्राम है, तो x अगर यहाँ से आ गया तो अब x बाय क्या करोगे, टोटल मास पता है 6.7 है, इंटू 100, तो जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x निकाल के परसेंट प्योरिटी निकालोगे, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन टोटल मास इंटू 100। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये कर दो। ठीक है, तो टाइट्रेशन के क्वेश्चन में आपको टाइट्रेशन वाली थ्योरी की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ रही, लेकिन हमने पढ़ ली जिससे हमें क्लैरिटी आए। ठीक है, नोट्स को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, नोट्स आप अच्छे से बनाओ जिससे आपका रिवीजन फास्ट हो। ठीक, इसमें बताओ। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्वस सोल्यूशन है H2O2 का, इट इज डाइल्यूटेड 20 टाइम्स। ठीक है, इफ 100 ml ऑफ दिस डाइल्यूटेड सोल्यूशन रिक्वायर्स 200 ml, ठीक है, कॉमा है, 200 ml 0.1 नॉर्मल K2Cr2O7 solution for complete titration in acidic medium, then calculate volume strength of original H2O2 solution। ठीक है, तो ओरिजिनल H2O2 सोल्यूशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है। हमें पता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होती है, ओल्ड कन्वेंशन से होती है 11.2 इंटू मोलैरिटी, और न्यू कन्वेंशन से होती है 11.35 इंटू मोलैरिटी। तो बेसिकली मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो लेट, और ओरिजिनल सोल्यूशन की निकालनी है, तो लेट ओरिजिनल सोल्यूशन की जो मोलैरिटी यानी कि जो कंसंट्रेशन है, मान लो x मोलर है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उसको डाइल्यूट कर दिया 20 टाइम्स, 20 टाइम डाइल्यूट कर दिया, देखिए वॉल्यूम अगर 20 टाइम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1/20 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर ओरिजिनल x थी मोलर तो x/20 मोलर हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में आता है वॉल्यूम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जो डाइल्यूटेड H2O2 है उसको टाइट्रेशन करा, मतलब रिएक्शन करा,
किसके साथ? पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और बोल बात भी कर रहा है वो एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में ही वो रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। तो किस में जाएगा ये? क्रोमियम के 3+ में जाएगा, Cr2 माइनस, ठीक है, और K+ हमारा स्पेक्टेटर है, ठीक है। O2 ऑक्सीजन जो है हमारे इसमें -1 में, किस में जाएगा? अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो जरूर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा और किस में जाएगा? O2 में जाएगा। यानी कि ये हमारा -1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है ऑक्सीडाइज होकर, ये हमारा +6 से रिड्यूस होकर +3 में जा रहा है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। H2O2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और K2Cr2O7 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे? अब हमें इन दोनों के इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनके इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, ठीक है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि कितना नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है किसकी? K2Cr2 सॉल्यूशन चाहिए, और टाइट्रेशन किसकी हुई है? डाइल्यूटेड H2O2 की हुई है 100 ml वॉल्यूम की, ठीक है। तो हमें डाइल्यूटेड H2O2 की मोलैरिटी हमारी कितनी थी? x/20, ठीक है। और मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बोला है कि कितना यूज़ हुआ है इसका? 100 ml यूज़ हुआ है, ठीक है, इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना हो जाएगा H2O2 का? -1 से गया 0 में, मतलब चेंज कितने का आया? 1 का चेंज आया, इंटू एटोमिसिटी 2, मतलब एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो जाएगा एन फैक्टर, ठीक है। -1 से 0 मतलब 1 का चेंज, इंटू एटोमिसिटी 2 मतलब एन फैक्टर 2, और इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 करने हैं तो सिंपली नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, ठीक है। तो 0.1 इंटू 200, ठीक है। दोनों तरफ हमने ml में ले लिया, ml में ले लिया, बेसिकली हमने इक्विवेलेंट की जगह वही मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर दिए, ठीक है। तो दोनों तरफ ml में ले लिया तो मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर दिए, तो दोनों तरफ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x आ जाएगी, x आ गई 2, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल H2O2 सोल्यूशन कितनी आ गई? 2 मोलर आ गई, ठीक है। तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल दो, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? नाउ जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, बताओ ओल्ड कन्वेंशन से लेंगे कि न्यू कन्वेंशन से लेंगे? ओल्ड का तो कोई आइडिया लग नहीं रहा है कि ओल्ड क्वेश्चन देख के ओल्ड है या न्यू का, तो आप न्यू वाली लोगे, तो 11.35 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। तो 11.35 इंटू मोलैरिटी। अब ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है जा रहा है, ये पूछी जा रही है ओरिजिनल H2O2 सोल्यूशन की, तो 2 ही लेंगे, तो x ही कंसंट्रेशन हम लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 22.7 आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये वाला ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कुछ नहीं था, बेसिकली पहले एक H2O2 सोल्यूशन था, उसका डाइल्यूशन हुआ तो कंसंट्रेशन उसकी x थी पहले, तो x/20 हो गई। फिर हमने टाइट्रेशन करी, मतलब सिंपली रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया, मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करा, वहाँ से कंसंट्रेशन आई H2O2 की, और फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला, वो अपने को ध्यान होना चाहिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला, अगर वो नहीं ध्यान तो फिर दिक्कत है। तो ये तो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें नहीं भूलनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है कि 5 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन इज टेकन इन अ कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, और उसको टाइट्रेट करा हमने NaOH के साथ, ठीक है, यूजिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर इज टेबुलेटेड फॉर 5 एक्सपेरिमेंट, मतलब हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट किसके इक्वेट करने हैं? ऑक्सैलिक एसिड और NaOH के। मोलैरिटी पता है ऑक्सैलिक एसिड की, वॉल्यूम भी पता है, एन फैक्टर हम निकाल लेंगे, ठीक है। NaOH का हमें क्या पता है? NaOH का वॉल्यूम हमसे क्या है? पूछा हुआ है, ठीक है। NaOH का हमसे क्या पूछा हुआ है? NaOH का हमसे
NaOH का हमने वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉरी हमें क्या कह रहा है कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर, मतलब जो इक्विवेलेंस पॉइंट, परमानेंट फेंट कलर कब आता है, पिंक कलर, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट जब आता है उस पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम ऑफ जो NaOH जितना रिक्वायर्ड है कि मतलब जिससे इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए, तो कितना NaOH रिक्वायर्ड है जिससे इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए, वो 5 एक्सपेरिमेंट में अलग अलग ये डेटा आया है। तो हमसे पूछा है कि मोलैरिटी ऑफ NaOH क्या है, ठीक है, हमें बेसिकली इक्विवेलेंट्स को ही इक्वेट करना है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या लेना है हमारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन है ये बात समझते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें हमारी रिएक्शन तो समझ में आ रही है कि अगर आप रिएक्शन लिखो तो क्या होगी, ऑक्सैलिक एसिड प्लस NaOH क्या बनेगा, Na2C2O4, Na2C2O4 सोडियम ऑक्सलेट और साथ में पानी पानी पानी, ठीक है। क्या करोगे, आपको ऑक्सैलिक एसिड का डेटा दिया है और कुछ कुछ NaOH का डेटा दिया है, ठीक है। इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहा है, ठीक है, बेसिकली NaOH के बारे में पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, इनके इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दोगे, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी पता है 0.1 है, ठीक है। वॉल्यूम पता है 5 ml है, ठीक है, इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है, ठीक है। एन फैक्टर हमें पता है कि ये कैसी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड का एन फैक्टर बेसिसिटी से आ जाता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम 2H प्लस दे सकता है ऑक्सैलिक एसिड और 2 ही दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो एन फैक्टर भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसे ही तो निकालते हैं, और जब उसमें हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो तो बहुत आसान, न्यूट्रलाइजेशन में तो NaOH एक OH दे सकता है और एक ही दे रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ NaOH क्या लेना है ये हमारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। एन फैक्टर क्या हो गया इसका, 1 हो गया, तो हमें मोलैरिटी आ जाएगी अगर हम वॉल्यूम ऑफ NaOH बता दें। अच्छा, ये जो हम टाइट्रेशन करते हैं, जो मैंने ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया ये कैसे करते हैं, और इसमें भी थोड़ी बहुत बातें लिखी हुई हैं। तो पहली बात, ये हम एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कम से कम 3-4 बार करते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 बार तो करते ही हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 3 बार इसलिए करते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि कुछ-कुछ एरर आ सकता है, कुछ-कुछ एरर आ सकता है एक रीडिंग से। तो हम 3-4 बार करते हैं जिससे हम डैम श्योर हो जाएँ कि हमारा लगभग रीडिंग यही आ रही है, और उसमें अगर हमारी 2 रीडिंग एक जैसी आ गई, अगर 2 रीडिंग एक जैसी आ गई तो हम बोल देंगे कि ये वाली हमारा आंसर है, वो हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। लेकिन मान लो हमने 5 बार एक्सपेरिमेंट करा, 3 या 4 जितने 5 बार एक्सपेरिमेंट करा और हमारी एक भी बार रीडिंग एक जैसी नहीं आई, फिर क्या करेंगे, फिर छठी बार 7वीं बार करेंगे? नहीं, इतना नहीं, स्कूल का माल खत्म हो जाएगा, स्कूल में लिमिटेड रिएजेंट है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो आप इतनी नहीं कि 5 से भी ज़्यादा बार करे जा रहे हो, 6, 7, 10 बार, 12 बार लगे हुए हो और आपकी रीडिंग हर बार ही अलग आ रही है तब भी लगे हुए हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लगे रहो, तब आप क्या कर लोगे, तब आप एवरेज ले लोगे। तो ऐसे ही यहाँ पे मान लो वॉल्यूम ऑफ NaOH यहाँ पे पाँचों केस में अलग-अलग होती, पाँचों एक्सपेरिमेंट में अलग-अलग आती, तो आप क्या लेते हैं, उन सबका एवरेज लेते हैं, यानी कि आप इन सारी वॉल्यूम को ऐड करते और डिवाइड बाय 5 कर देते, तो जो वॉल्यूम ऑफ NaOH आती वो आप वॉल्यूम ऑफ NaOH लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में इक्विवेलेंट इक्वेट करते टाइम रख देते, ठीक है। लेकिन अभी क्या पाँचों में अलग-अलग आ रही है? नहीं आ रही। पाँचों में अलग-अलग नहीं आ रही, सब में एक जैसी भी नहीं आ रही, लेकिन आपकी क्या 3 में एक जैसी आ रही है? आपकी 3 में एक जैसी आ रही है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कनकरेंट वैल्यूज़ ऑफ, कनकरेंट वैल्यूज़ बोलते हैं इनको। कनकरेंट वैल्यूज़ मतलब कि मतलब कि कुछ एक जैसी आ गई आपकी, ठीक है। कनकरेंट वैल्यूज़ मतलब कि पहले एक जैसी नहीं आ रही थी, पहले आपकी शुरुआत में अलग-अलग आई, फिर आपकी बाद में सेम आने लगी, तो इनको बोलते हैं कनकरेंट वैल्यू, ठीक है। तो कनकरेंट वैल्यूज़ नहीं, वैल्यू ही बोलो क्योंकि एक ही वैल्यू है ना NaOH की। तो यानी कि सिंपल बात, कट स्टोरी शॉर्ट, कि अगर आपकी वैल्यूज़ ये अलग-अलग आती एक्सपेरिमेंट में सभी में, तो आप क्या कर लेते, एवरेज ले लेते। और अगर आपकी अभी अलग-अलग तो नहीं आई, तो एवरेज तो नहीं लोगे। आपकी एक वैल्यू 3 बार आ गई ना, एक वैल्यू 3 बार आ गई मतलब आप मान लोगे कि बाकियों में एरर हो गया है, ठीक है। तो बाकियों में एरर अगर मान लोगे, तो आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू को आप मान लोगे कि यही वॉल्यूम ऑफ NaOH है मेरा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान रहे होगे पहले एरर हो रहा था, फिर आप पहले कुछ गलती कर रहे थे, फिर आपकी वैल्यू धीरे-धीरे
आपकी सही आ गई, ट्रैक पे आ गए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये वैल्यू बाद में ही हो सकती हैं, बाद में ही ठीक आएगी। ठीक है, आप एरर तो कभी भी कर सकते हो सकता है कि आपकी ये 3 NaOH की वैल्यू एक पहले तीसरे पांचवें में करी तो 9 आई, ठीक है, दूसरे और चौथे में करी तो 12.5 और 10.5 आई। ठीक है, तब भी आप 9 ही लेते हैं, ऐसे नहीं कि बाद में ही सेम आनी चाहिए। आपकी कहीं भी आपकी अगर वैल्यूज आपकी सिमिलर आ जाए तो आप उसको वैल्यू को आप वॉल्यूम ऑफ NaOH ले सकते हो। ठीक है, सारी अलग तो मीन लेना है। ठीक है, और दो दो सेम आ गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3 सेम है, 3 सेम तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, 2 3 सेम आ गई तो इसी वैल्यू को आप क्या मान लोगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH मान लोगे, एवरेज नहीं लोगे इस केस में। ठीक है, और कनकरेंट वैल्यू का क्या मतलब है कि शुरू में आप कुछ गलती कर रहे थे जिस वजह से वैल्यू अलग अलग आ रही थी, बाद में एक जैसी आने लगी, इसको बोला कनकरेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना हो गया, 9 ml हो गया। ठीक है, तो अगर 9 ml हो गया तो बेसिकली हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, ml ले लिया, तो हमने अल्टीमेटली मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दिया। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमारी x यानी कि मोलैरिटी ऑफ NaOH कितनी आ गई, 1/9 मोलर आ गई। ठीक है, 1/9 मोलर आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे कब, जेई मेंस में भी आया है और जेई एडवांस में भी आया हुआ है, और दोनों ही 2020 में आया है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एडवांस ने मेन से कॉपी करा, पहले मेंस 2020 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर एडवांस में आया। अब आगे जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि पांचों वैल्यू अलग अलग दे दे, तब आपको मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अभी इसमें तो कंकरेंट वैल्यू थी तो आपने यही इसी को वॉल्यूम मान लिया। क्या बात समझ आई, देखो इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 0.84 ग्राम आयरन ओर कह रहा है। और क्या है, और बेसिकली एक मिनरल होता है। ठीक है, एक मिनरल होता है जिसमें से हम नेटिव मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मिनरल है, मिनरल मतलब एक तरीके से मिक्सचर ही है। ठीक है, मिनरल मतलब मिक्सचर है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें से हम, एक मिनरल है जिसमें से हम किसी मेटल को, जैसे आयरन का ओर है, तो आयरन का ओर एक ऐसा ओर है जिसमें से हम आयरन को प्रॉफिटेबली और कंसिडरेबल अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय सर्टेन प्रोसीजर्स। इसको हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिनरल है तो इतना मतलब समझ में आया कि है कुछ नहीं, खास तौर पे अपना मिक्सचर टाइप का ही है। तो मिक्सचर टाइप का ही है तो हमने क्या कर लिया, गोला बना दिया। ठीक है, इसमें मेन चीज़ तो है आयरन। ठीक है, और बाकी अदर चीज़ भी है, इम्प्योरिटीज़ वगैरह। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आयरन कितना है, ये पूरा टोटल कितना हो रहा है, और जो आयरन हो रहा है 0.84 ग्राम बता रहा है। ठीक है, और आयरन हमें बताया हुआ आयरन कितना है, आयरन है X% बोल रहा है, X% ऑफ आयरन, X% है, तो X% का क्या मतलब है, X% ऑफ 0.84। ठीक है, तो इतने ग्राम आयरन हो गया, बाकी अदर्स वाली चीज़ हो गई। ठीक है, कंटेनिंग ऑल द आयरन, ठीक है, वॉज टेकन इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द आयरन इन फेरस स्टेट। ठीक है, इसमें तो आयरन था। ठीक है, इसे हमने किस में ले गए, इसमें ले गए जिसमें सारा आयरन किस में चला गया, फेरस में चला गया। ठीक है, द सोल्यूशन रिक्वायर्ड XmL of a dichromatic solution for oxidizing the iron content to ferric state। मतलब ये जो पूरा हमारा सोल्यूशन था इसे हम किस में ले गए, इसे हम ले गए फेरस में। ठीक है, इसे हम पूरा ले गए किस में,
फेरस में, यानी कि ये सारा का सारा X% आयरन था इसमें, ठीक है, ठीक है, वॉज टेकन इन अ सोल्यूशन, इस पूरे सारे आयरन को हम किसी एक सोल्यूशन में ले गए, सारा का सारा आयरन एक सोल्यूशन में चला गया, जो किस में है, सारा का सारा आयरन एक सोल्यूशन में चला गया फेरस स्टेट, कंटेनिंग ऑल द आयरन इन फेरस स्टेट, मतलब ये जो फेरस स्टेट वाला आयरन है इसका कितना अमाउंट हो गया, इसका अमाउंट हो गया x बाय इतना ही हो गया, सारा का सारा आयरन चला गया ना, x बाय 100 इंटू 0.84 ग्राम, मतलब भाई और में जितना आयरन था वो सारा का सारा फेरस स्टेट में चला गया, ये तो कह रहा है कंटेनिंग ऑल द आयरन वाज टेकन, x% वाज टेकन इन अ, ठीक है, सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द आयरन इन फेरस कंडीशन, ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद क्या करा, इसके बाद कह रहा है जो हमारा Fe2+ था, जो हमारा Fe2+ था इसको ऑक्सीडाइज कराना है, ऑक्सीडाइज कराना है किससे, डाइक्रोमैटिक सोल्यूशन, मतलब Cr2O7 माइनस और डाइक्रोमैटिक सोल्यूशन से ऑक्सीडाइज कराना है, मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा होगा ज़रूर किसमें, Cr3+ में, और फेरस को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा फेरिक फॉर्म में, और मीडियम ज़रूर हमारा कैसा रहा होगा, एसिडिक रहा होगा, ये बात तो हमें समझ आ ही रही है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि डाइक्रोमैटिक सॉल्यूशन XML रिक्वायर्ड है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो हम क्या करें, हमसे पूछा है क्या, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइक्रोमैटिक सॉल्यूशन पूछी है, तो हम क्या कर लें, सिंपली इक्विवेलेंट्स को क्या कर दें, इक्वेट कर दें, ठीक है, इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दें दोनों का, ठीक है। तो डाइक्रोमैटिक सोल्यूशन की अगर हमसे क्या पूछे, नॉर्मेलिटी पूछी है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या दे देगी हमें, इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट दे देगी, तो डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम बोल रहा है कि XML चाहिए, XML मतलब x/1000, x/1000 से हमारे इक्विवेलेंट आ जाएंगे किसके, डाइक्रोमेट के, ठीक है। अब फेरस के इक्विवेलेंट चाहिए तो इसका हमें पता है मास, ये कितना है, सारा का सारा इसमें चला गया था ना ये वाला आयरन, ठीक है, तो इसका मास पता है x/100 इंटू 0.84, ठीक है, तो मास पता है, तो x/100 इंटू 0.84, ये तो हो गया इसका मास, ठीक है, आप इसको चलो ऐसे लिख दो x/100, ठीक है, इंटू 0.84, ये क्या हो गया इसका मास हो गया, अपॉन क्या करोगे, मोलर मास, इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो मोलर मास, आयरन का मोलर मास 56 ग्राम पर मोल, इंटू एन फैक्टर, 2 से गया है 3 में, एक का चेंज है, एटॉमिसिटी 1, मतलब एन फैक्टर कितना 1, ठीक है, तो क्या करा, मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर, मास तो यही था, ठीक है, मोलर मास 56 हो गया, एन फैक्टर 2 से 3, मतलब एक का चेंज एटॉमिसिटी 1 इसकी, तो एन फैक्टर 1, इसके क्या करा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल ही रहा था ऊपर, XML ऑफ अ डाइक्रोमैटिक सोल्यूशन रिक्वायर्ड, तो XML रिक्वायर्ड है, इसको लीटर में बदल दिया, ठीक है, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉर्मेलिटी सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी का 0.15 इक्विवेलेंट पर लीटर है, 0.5 नॉर्मल, 0.5 इक्विवेलेंट पर लीटर बोल सकते हो, 0.5 नॉर्मल भी बोल सकते हो, नॉर्मलिटी कितनी आ गई 0.15 इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो सिंपल था, आयरन ओर को पहली बात तो मिनरल है तो मिक्सचर माना, ठीक है, उसमें माना कि आयरन कितना x% आयरन बोला हुआ था, तो 0.84 का x% हो गया आयरन, यानी कि आयरन कंटेंट हमारा आ गया आयरन ओर में कितना है, और बोला वो सारा आयरन हम किस में ले गए, फेरस कंडीशन में ले गए, ठीक है, सारा आयरन एक ऐसे सॉल्यूशन बना लिए जो फेरस कंडीशन में है सारा आयरन, ठीक है, तो उतना ही मास हमारे किसका हो गया, फेरस वाले आयरन का हो गया, क्योंकि सारा आयरन चला गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो रहेगा ही, ठीक है, द रिक्वायर्ड, फिर हमारे क्या करा, उस फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ डाइक्रोमेट, डाइ ठीक है, डाइक्रोमैटिक सॉल्यूशन से हमारा उस आयरन को Fe2+ से Fe3+ में ले गए, फिर हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया बस, और नॉर्मेलिटी निकाल ली, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एक और चीज़ आती है, कुछ स्पेसिफिक टाइप की टाइट्रेशन होती है, उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ने की कोई अलग से नीड नहीं है जब आप देखोगे तो, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन क्या बोला है भैया, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, तो लिखो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का कंसेप्ट वही है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और टाइट्रेट मतलब रिएक्ट, टाइट्रेट का क्या मतलब था, टाइट्रेट का मतलब था रिएक्ट
टाइट्रेटेड का मतलब था रिएक्टेड और टाइट्रेशन का मतलब था रिएक्शन। बस आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है, ठीक है। तो अब भी वही करना है, लेकिन है क्या आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ निकालनी होती है बाय डायरेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है। आयोडीमेट्रिक से लग रहा है ना कुछ कुछ आयोडीन वाली बात आ रही है, तो आयोडीन वाली बात आएगी बाय डायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ इट विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ I2, ठीक है। तो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करते हैं हम डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब वही कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिडॉक्स में भी था ना कि कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करना, तो इसमें कंसेंट्रेशन किसकी डिटरमाइन करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की डिटरमाइन करते हैं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट को हम किस में लेंगे कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, और इसका टाइट्रेशन किससे करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ I2, यानी कि I2 को किस में लेंगे हम ब्यूरेट में लेंगे, ठीक है। तो वही हमारा है कि हमने I2 को किस में लिया ब्यूरेट में लिया, और हमने कोनिकल फ्लास्क में किसको लिया जिस रिड्यूसिंग एजेंट की हमारी कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है, और I2 को लिया हमने ब्यूरेट में, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी रिएक्शन कुछ कुछ इस प्रकार होगी, दैट इज क्या कि आयोडीन है, आयोडीन के साथ कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब आयोडीन को रिड्यूस कर देगा किस में I- में, और खुद क्या ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होकर कोई प्रोडक्ट बनाएगा। सपोज यहाँ पे ऑक्सीलेट आयन है, तो ऑक्सीलेट आयन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाएगा, ठीक है। और जब ये रिएक्शन पूरी खत्म हो जाएगी, इंडिकेटर हमने डाला ही होगा, इंडिकेटर डाला होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो हम नॉब को बंद कर देंगे, यानी कि कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा वही जो हम पहले बोलते थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 को हम इक्वेट कर सकते हैं किसके साथ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है। I- के भी इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। कर तो हम किसी के साथ भी सकते हैं, कोई भी अगर गिवन और रिक्वायर्ड चीज़ है और वो अगर सेम रिएक्शन का पार्ट है तो हम इनके इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट आने पे, क्यों आने पे, क्योंकि इस मोमेंट पे क्या रिएक्शन खत्म हुई होगी। रिएक्शन जब तक चल रही है तब हम नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्शन खत्म होने के बाद तो कर सकते हैं। जनरली हमें क्या होगा I2 का डेटा गिवन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का पूछा होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की हमें स्ट्रेंथ क्या है डिटरमाइन करनी है, तो यही पूछी गई होगी, ये हमको पूछा जाएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। बाकी कुछ अलग नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही है, ठीक है। वही करना है ना, नहीं भी बताता तो भी हो जाता, बता दिया, ठीक है। जिससे ये ना लगे कि कोई चीज़ छूट गई है, तो नोट्स में लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। और एक और आती है इसी की टाइप की आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वो थी आयोडीमेट्रिक, ये है आयोडोमेट्रिक। किसके लिए थी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए थी। इसमें क्या O है, O है, O है तो किसके लिए स्ट्रेंथ के लिए डिटरमाइन करेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। पहला पॉइंट तो ये इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को किस में लोगे आप कोनिकल फ्लास्क में लोगे, ठीक है। लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है, और सिंपल नहीं है, थोड़ी सी इस पर बात है, और इसी वजह से ये थोड़ा सा अच्छा है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं 2 स्टेप टाइट्रेशन होता है बेसिकली। इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस एज फॉलोइंग। स्टेप 1 में क्या होता है कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अपना, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अपना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसकी हमें कंसंट्रेशन क्या करनी है स्ट्रेंथ को हमें डिटरमाइन करना है। साथ हम उसे क्या करेंगे उससे हम I- एक्वस के प्रेजेंस में क्या आयोडाइड आयंस के प्रेजेंस में उसे ट्रीट कर देंगे, ठीक है। और आयोडीन हमारा क्या होगा जो आयोडाइड होगा ये एक्सेस में होगा, आयोडाइड एक्सेस में होगा, ठीक है। तो क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो I- को क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा किस में I2 में,
और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होकर वो प्रोडक्ट बना लेगा, जो भी कोई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये होगा। और इस स्टेप में हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, लिमिटिंग एजेंट है। तो हमने क्या करा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी थी, उसे एक्सेस आयोडाइड आयन से रिएक्ट करवा दिया, यहाँ पर क्या बोलो, टाइट्रेट करवा दिया, मतलब रिएक्ट करवाए की बात है, ठीक है। तो आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हो गया I2 में, और इसने रिड्यूस होकर कुछ प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में बेसिकली ये होगा कि जो हमारा इवॉल्व I2 है, बेसिकली जैसे कि हमारी चेन रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है, तो ये जो हमारा इवॉल्व I2 है, जितना भी I2 इवॉल्व हुआ होगा उसको हम दूसरी रिएक्शन में ट्रीट करेंगे, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या करेंगे, जो भी हमारा इवॉल्व I2 है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो इवॉल्व I2। क्वेश्चन में बेसिकली ऐसे ही लिखा रहता है, इसलिए इवॉल्व I2 नहीं, I2 भी ठीक है, ठीक है। इवॉल्व I2 प्लस Na2H2O3, ठीक है, ये रिएक्शन भी आपने देख रखी है, ठीक है। Na2H2O3, अब क्या होगा, आयोडीन क्या, ये जो Na2H2O3 है, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आयोडीन को क्या कर देगा, I2 को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। I2 को रिड्यूस कर देगा किस में, I माइनस में, यानी कि Na में, और खुद क्या कर जाएगा, सल्फर उसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और चेंज हो जाएगा Na2S4O6 में, ठीक है। अच्छा, अब Na2H2O3 के अलग अलग नाम है, पहला नाम या तो Na2H2O3 दे देगा, या बोलेगा सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, या इसका एक और नाम है हाइपो, ठीक है, हाइपो, ठीक है, हाइपो भी नाम है। और ये वाली जो रिएक्शन है, ये आपको याद ही रखनी है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन, ठीक है। याद क्या रखना है, देखो आपका क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका ऊपर तो I माइनस से I2 में चला गया, ठीक है। यहाँ पे जो I2 है जीरो से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है, और जो सोडियम है, सॉरी, जो सल्फर है, वो +2 से किस में जा रहा है, +2.5 में जा रहा है। तो यानी कि Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो भी कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, खुद +2 से +2.5 में जा रहा है, और आयोडीन को 0 से माइनस में फेंक दे रहा है, ठीक रहा है, ठीक है। तो बताओ, एक तरीके से चेन रिएक्शन वाली टाइप की बात है, हमें इसके बारे में डेटा पूछा गया है, ठीक है। और हमें पता है डेटा गिवन किसका होता है, डेटा गिवन हमें हमें पूछा गया है इसके बारे में, हमें पूछा गया है इसके बारे में, और डेटा गिवन होता है हाइपो का। तो बताओ, जो गिवन और रिक्वायर्ड है, क्या वो सेम रिएक्शन के पार्ट है, नहीं, सेम रिएक्शन के पार्ट नहीं है, तो क्या हम इनके लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। लेकिन हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऊपर वाली रिएक्शन में इंडिविजुअली लगा सकते हैं, नीचे वाली रिएक्शन में इंडिविजुअली लगा सकते हैं। तो हम क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और I2 के बीच में लगा सकते हैं। I2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि I2 जो है हमारा, वो क्या है, एक तरीके से इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो इसके और इसके बीच में लगाएंगे, फिर इसके और हाइपो के बीच में लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों रिएक्शन हमारी सेपरेट हैं, तो हम दोनों रिएक्शन के लिए हम क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं, अगर पहली रिएक्शन के लगाएं तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2, या आप इसको ऐसे बोलो, इक्विवेलेंट ऐसे ही बोलो, चलो, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। और क्या, और दूसरे से आप क्या बोल सकते हो, कि दूसरी रिएक्शन से बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ I2 फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन इक्वल टू हाइपो इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, या फिर Na2H2O3, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो पहली रिएक्शन से मैंने क्या बोला, पहली रिएक्शन से बोला कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, ये वाला I2 जो फर्स्ट रिएक्शन में है, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन से बोला कि इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ये हाइपो, सॉरी, ठीक है। तो इतना तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या
ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है, मैं बताता हूँ कैसे, कि क्वेश्चन में दिया जाता है कि जितना ऑल इवॉल्व I2 इज यूटिलाइज्ड इन द सेकंड रिएक्शन, यानी कि जितनी पहली रिएक्शन में आयोडीन इवॉल्व हुई वो सारी सेकंड रिएक्शन में यूज हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे जितने मोल्स ऑफ आयोडीन पहली रिएक्शन में बने उतने ही मोल्स ऑफ आयोडीन दूसरी रिएक्शन में लग गए। आप इक्विवेलेंट के टर्म में नहीं बोलोगे, इक्विवेलेंट के टर्म में इसमें नहीं बोलोगे, क्योंकि इक्विवेलेंट का एक्चुअल सिग्निफिकेंस नहीं होता। एक्चुअल सिग्निफिकेंस किसका होता है? मोल्स का कि इक्विवेलेंट्स का? मास का होता है या मोल्स का होता है, इक्विवेलेंट्स का तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट की वैल्यू तो फिक्स नहीं है। इट इज सिमिलर टू मोल बट उसकी वैल्यू तो फिक्स नहीं है ना। तो आप हर रिएक्शन के लिए उसके अलग अलग हो सकते हैं इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो हर रिएक्शन के लिए अलग इक्विवेलेंट्स, तो ऐसा नहीं बोल सकते इसमें इसमें 4 इक्विवेलेंट थे, इसमें 5 हो गए, ठीक है, सपोज। तो ऐसे तो नहीं रहेगा ना। इसके लिए सपोज 5 इक्विवेलेंट्स थे हर किसी के, इसमें सपोज 4 थे, तो यहाँ पे क्या आयोडीन कम था या ज़्यादा हो गया? ये नहीं हुआ ना, ऐसा थोड़ी हुआ। तो आप बोलोगे जितने आयोडीन के मोल यहाँ पे बने उतने ही यहाँ कंज्यूम हो गए। इस तरीके से आप इसको बोलोगे। तो यानी कि इसका मतलब ऑल इवॉल्व I2 इज यूटिलाइज्ड इन द सेकेंड रिएक्शन। इसका मतलब जितना मोल्स ऑफ आयोडीन पहली रिएक्शन में बने उतनी मोल्स ऑफ आयोडीन दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो गए, ठीक है। इक्विवेलेंट्स नहीं बोलोगे, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ सिंस मोल्स ऑफ I2 इन बोथ रिएक्शंस आर इक्वल, ठीक है, तो इक्वल है, ठीक है। अब पहली रिएक्शन में I2 का इनफैक्टर निकालो। पहली रिएक्शन में I2 का इनफैक्टर देखो, 0 से -1 चेंज कितने का? 1 का चेंज, ठीक है। राइट टू लेफ्ट देखो ना, पहली रिएक्शन में 0 से -1 में 1 का चेंज और एटॉमिसिटी 2, मतलब इनफैक्टर कितना हो गया आयोडीन का? I2 का 2 हो गया। दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट है, लेफ्ट टू राइट देखो, ठीक है, 0 से -1 आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1, 1 का चेंज इंटू एटॉमिसिटी 2, मतलब इनफैक्टर कितना हो गया? 2। यानी कि जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, इसका इनफैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया दोनों केसेस में। दोनों ही केसेस में इनफैक्टर कितना हो गया? इनफैक्टर ऑफ आयोडीन इन फर्स्ट रिएक्शन और एन फैक्टर ऑफ आयोडीन, आयोडीन मतलब I2 इन सेकेंड रिएक्शन, दोनों में ही केस में क्या है? 2 है। और मोल्स ऑफ आयोडीन भी दोनों रिएक्शन में क्या थे? बराबर थे। और मोल्स मोल्स भी बराबर, एन फैक्टर भी बराबर, मतलब मोल्स इंटू एन फैक्टर दोनों वो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। मान लो 1-1 मोल था और एन फैक्टर दोनों ही केस में 2 है, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया, तो इक्विवेलेंट भी बराबर हो गए। यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इन फर्स्ट रिएक्शन बराबर हो गया इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इन सेकेंड रिएक्शन के। और अगर ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा किसके बराबर हो गया? इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन बराबर हो गया इक्विवेलेंट ऑफ I2 के इन सेकेंड रिएक्शन, क्योंकि मोल्स भी बराबर है, इनफैक्टर भी बराबर है, तो मोल्स इंटू इनफैक्टर भी बराबर होगा, जो कि इक्विवेलेंट देता है। तो अगर ऐसा है तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके बराबर है? इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के। हाइपो बोलो या फिर आप बोल सकते हो Na2S2O3, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कब आएगा? लेकिन ये इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के बराबर तभी आएगा जब आपका जो कॉमन प्रोडक्ट है उसका आपका इन्फेक्टर, और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में तो हमारा यही रिएक्शन होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कुछ सिमिलर टू आयोडोमेट्रिक रिएक्शन दी और इसमें दोनों का इन्फेक्टर आपको चेक करना पड़ेगा तब, ठीक है। तो तब दोनों का इन्फेक्टर आप चेक करोगे, और अगर मोल्स तो हमेशा ही सेम होंगे कि जितने मोल लिए उतने यहाँ पे दे दिए, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एन फैक्टर चेक करना पड़ेगा। अगर एन फैक्टर अलग अलग आ गया तो आप इन दोनों को इक्वेट नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे फिर कैसे करोगे तब देखेंगे, लेकिन अभी तो है ये चीज़, तो अभी ऐसे करो, ठीक है। तो क्वेश्चन से समझते हैं।
बोल रहा हूँ इक्वेशन लिख लिया करो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 50 ml KMnO4 सोल्यूशन दिया है, इज मिक्स विद एक्सेस KI इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। फिर कह रहा है लिबरेटेड I2 रिक्वायर्स इतने ml Na2H2O3 सोल्यूशन फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन, ठीक है। तो हमें आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ठीक है। अब नाम नहीं पता को तो दिक्कत थोड़ी, अगर नाम नहीं पता तो KMnO4 प्लस KI, ठीक है। दोनों रिएक्शन लिख लो मोटा मोटी। एसिडिक सोल्यूशन कह रहा है, एसिडिक सोल्यूशन कह रहा है तो MnO4 Mn2 प्लस में जाएगा और आयोडीन किस में, I2 में जाएगा। और जो लिबरेटेड आयोडीन है, जो लिबरेटेड आयोडीन है इसे किसके साथ रिएक्ट करा, Na2H2O3 के साथ। और ये रिएक्शन अपने को याद होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बात करी, ठीक है। तो ये किस में गई, हमारा Na में गया और Na2H4O6 में गया, ठीक है। तो ये हमारी दोनों रिएक्शन हो गई, ठीक है। और अगर ये दोनों रिएक्शन हो गई तो क्या दिक्कत है, ठीक है। Mn+7 से किस में गया, +2 में गया। आयोडीन I- से किस में गया, 0 में गया। आयोडीन यहाँ 0 से किस में गया, -1 में गया। सोडियम सोडियम, फिर पहले भी सोडियम बोला अब भी सोडियम, +2 से सल्फर +2.5 में गया। बाकी सब स्पेक्टेटर हैं, दर्शक हैं, ठीक है। और ये बोल ही रहा है कि इवॉल्व I2 जो है, लिबरेटेड I2 वो रिक्वायर्स, ठीक है, इतने ml सोल्यूशन। मतलब जो लिबरेटेड I2 है उसका हमने ट्रीटमेंट किससे कराया, इससे कराया, यानी कि ये दोनों हमारी सेम ही अमाउंट हो, ठीक है। हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी ऑफ KMnO4, यानी कि KMnO4 के बारे में पूछ रहा है, हाइपो के बारे में डेटा हमें दिया हुआ है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का इनफैक्टर फिर भी चेक तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। आदत बना लो चेक करने की, लेकिन ये तो हमें पता है इसका इनफैक्टर चेक करने की कोई जरूरत नहीं, अभी ऊपर भी करा, लेकिन एक आदत बना लो इनफैक्टर चेक करने की, ठीक है। तो दोनों का इनफैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक, क्योंकि जब मॉडिफाइड क्वेश्चन पढ़ेंगे तब उसमें दिक्कत होगी अगर आदत नहीं रहेगी तो, ठीक है। तो इसका इनफैक्टर भी कितना है, 2 है, और इसका भी इनफैक्टर 2 है। तो अब आप लगा सकते हो क्या, कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इसमें, KMnO4, और उसको इक्विवेलेंट ऑफ किसके, हाइपो के, इक्वल कर सकते हो, ठीक है। और इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 क्या, मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 50 मोलर, सॉरी 50 ml, ठीक है, इनटू इनफैक्टर क्या, 7 से 2 में गया एसिडिक मीडियम है तो 5 का चेंज आया, 5 इंटू एटोमिसिटी 1 मतलब इनफैक्टर 5। हाइपो का, हाइपो का हमें क्या दिया है, मोलैरिटी दिया, वॉल्यूम दिया है, दोनों तरफ मैंने क्या रखा है, ml में रखा है, ml में रखा है, तो बेसिकली मैंने मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करे हैं, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करा है। और हाइपो का इनफैक्टर कितना आ गया, इनफैक्टर 2 से 2.5 में गया, यानी कि 0.5 का चेंज आया, 0.5 का चेंज इंटू 2, क्योंकि सल्फर की एटोमिसिटी 2 है तो 0.5 इंटू 2 मतलब इनफैक्टर कितना है, 1 है। तो यहाँ से मोलैरिटी आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 0.2 मोलर, ठीक है। तो बस आपको हाइपो वाली रिएक्शन याद होनी चाहिए, आपका पूरा क्वेश्चन खटाखट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और कर दो, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, 25 ml ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच सोल्यूशन दिया है, इट वाज मिक्स्ड विद एक्सेस KI, ठीक है, इन द टाइट्रेशन ऑफ लिबरेटेड आयोडीन, ठीक है। 48 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल Na2H2O3 वाज रिक्वायर्ड टू रीच एंड पॉइंट। अच्छा, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट एक बात है, क्योंकि जब उस पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे रिएक्शन बंद खत्म हो जाती है ना, तो उसको एंड पॉइंट भी बोल देते हैं, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच सोल्यूशन पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लीच है तो ब्लीच का मैंने पहले ही बता दिया था कि आप क्या बना दो, गोला बना दो, गोला बना दो तो क्या आपका सोल्यूशन है, पाउडर तो दिया नहीं, तो Cl2 होगा, साथ में कुछ ना कुछ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब Cl2 है और साथ में कुछ ना कुछ सॉल्वेंट है, तो आप क्या मान लो, पहले तो 2 रिएक्शन लिख लो, और इसका आपको क्या दिया है, पूरा ब्लीच सोल्यूशन दिया आपको 25 ml दिया है टोटल, ठीक है। 25 ml का सोल्यूशन दिया है आपको, क्या दिया आपको, रिएक्शन दिया, रिएक्शन लिखो पहले तो, ठीक है। रिएक्शन क्या है आपकी, पहली रिएक्शन है कि आपका जो ब्लीच में है उसमें क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्लोरीन आपका आयोडाइड के साथ, KI के साथ, मतलब आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बनाएगा, ठीक है, Cl- यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्लोरीन है, Cl- और साथ में
I2, और ये जो अब लिबरेटेड I2 है ये हाइपो के साथ रिएक्ट करेगी, और हाइपो वाली रिएक्शन अपने को रटी पड़ी है तो फटाफट लिख दो। ठीक है, ये हो गई हाइपो वाली। ठीक है, ये हो गई। आपका क्लोरीन 0 था, यहाँ -1 में था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 था। आयोडीन यहाँ 0 में था, यहाँ पे कितना +2 में था, यहाँ -1 में था आयोडीन, यहाँ सल्फर +2.5 में था। ठीक है, तो अब ये था, और लिबरेटेड आयोडीन पूरी की पूरी यूटिलाइज हुई है इसमें। ठीक है, दोनों का इनफैक्टर चेक करो। अभी पता है सेम है, लेकिन आदत बनाओ, क्योंकि कई बार मॉडिफाइड जो होगा तो करेंगे तो उसमें इनफैक्टर अलग अलग आ जाएंगे, तब अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी इनफैक्टर 2, इसका भी इनफैक्टर 2। ठीक है, और मोल्स तो सेम है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो गए। इस वजह से हम इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे अब, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 यानी कि हाइपो। ठीक है, तो क्लोरीन के इक्विवेलेंट हम कैसे इक्वेट करेंगे। ठीक है, पहले हाइपो के देख लो। हाइपो का आसान है, क्योंकि हाइपो के में नॉर्मेलिटी भी दी हुई है और वॉल्यूम भी दी है। तो 0.25 नॉर्मल और इनटू वॉल्यूम यानी कि 48 ml, तो मिली इक्विवेलेंट आ गए हमारे बेसिकली। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्लोरीन का कैसे निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्लोरीन का हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको मान तो सकते हैं। ठीक है, मैंने तब भी बताया था कि आप क्लोरीन का अमाउंट कई बार आपको इसमें मानना पड़ता है। ठीक है, जब मैं शुरुआत में ब्लीच बताया था। तो लेट एक्स में क्या मान लूँ, मिलीमोल मान लूँ। ठीक है, क्लोरीन के एक्स मिलीमोल मान लूँ। ठीक है, तो मिलीमोल, ठीक है, तो मोल इंटू एन फैक्टर क्या देता है मुझे, इक्विवेलेंट देता है। और मिली मोल इंटू एन फैक्टर क्या देगा, मिली इक्विवेलेंट दे देगा। ठीक है, तो एक्स मिली मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन क्या दे देगा मुझे, मिली इक्विवेलेंट दे देगा। तो एन फैक्टर कितना है क्लोरीन का, क्लोरीन किससे जा रहा है, 0 से जा रहा है -1 में। एक का चेंज है इंटू एटोमिसिटी 2, मतलब एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ से एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, एक्स निकालोगे तो आएगा 0.25 इंटू 24, बेसिकली 6 मिलीमोल आ जाएगा। जो एक्स है यानी कि जो मैंने मिलीमोल माने क्लोरीन के, कितने आ गए, 6 मिलीमोल आ गए। अब पूछ क्या रहा है, मोलैरिटी ऑफ हाउस होल्ड ब्लीच सोल्यूशन पूछ रहा है, यानी कि हाउस होल्ड ब्लीच यानी कि अपनी क्या, क्लोरीन की तो मोलैरिटी पूछ रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, ब्लीच सोल्यूशन है, बाकी तो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सोल्यूट तो यही है, तो इसकी अगर हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है तो मोल्स। ठीक है, मोल्स की जगह मैं ऊपर मिलीमोल ले लेता हूँ। ठीक है, मिलीमोल अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में किस में ले लूंगा, एमएल में ले लूंगा। और पूरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें कितना दिया है, 25 ml दिया है हाउस होल्ड ब्लीच सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें, एक तो क्लोरीन है और बाकी सारा सॉल्वेंट है, तो मेन जो है सोल्यूट वाला पार्ट वो क्या है, क्लोरीन ही है। तो ऊपर सोल्यूट आ गया, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। लीटर में लेते हैं, लेकिन ऊपर मिलीमोल में लिया तो नीचे एमएल में ले लो। तो क्या आएगा, 25 ml आएगा। आपका मिली से मिली कट जाएगा, आपका मिली से मिली कट जाएगा, तो 6/25 यानी कि क्या 0.24 मोलर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो है कोई ऑप्शन में 0.24 मोलर, बिल्कुल है जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ब्लीच को हमने पहले किस में माना, जैसे हम मानते थे, गोला बना के मिक्सचर ट्रीट की तरह ट्रीट करा। बाकी फिर अपना हाइपो वाला इक्विवेलेंस लगा दिया, एन फैक्टर देख के दोनों का। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, होमवर्क कर सकते हैं अब। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 में अप टू क्वेश्चन 32, एक्सरसाइज 2 अप टू क्वेश्चन 20, ये कर सकते हो। ठीक है, टाइट्रेशन में हम आगे बढ़ गए। आगे हम देखेंगे मॉडिफाइड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह भी देखेंगे, उसके बाद कुछ और चीज़ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।